अचानक पूरी दुकान की घड़ियां फिर से चलने लगीं, लेकिन वे समय नहीं बता रही थीं। वे उल्टी गिनती काउंटडाउन कर रही थीं, और हर घड़ी के डायल पर अब एलियास का नहीं बल्कि मिलर का नाम लिखा था। मिलर के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान में लगी हजारों घड़ियों की सुइयां अब पागलों की तरह पीछे की ओर घूम रही थीं। हर टिक टिक के साथ मिलर को अपने शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी, जैसे कोई उसकी नसों से जीवन खींच रहा हो। रहस्य का दूसरा पहलू। क्लारा, जो अब तक बेजान लग रही थी, मिलर की ओर एक कदम बढ़ी। उसकी चाल में अब वो मशीनी खामोशी नहीं थी, बल्कि एक डरावनी चपलता थी। उसकी सुनहरी आंखों में ओकहेवन गांव की सदियों पुरानी यादें तैर रही थीं। उसने मिलर का हाथ पकड़ा। मिलर ने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन क्लारा की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसके हाथ से एक धीमी टिक टिक की गूंज मिलर की कलाई में उतर गई। समय कभी खत्म नहीं होता, मिलर। क्लारा की आवाज ऐसी थी मानो 1-700 घड़ियां बोल रही हों। ये बस एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पिताजी ने मुझे 10 साल दिए, अब तुम्हारी बारी है। कालचक्र का जाल। मिलर ने भागने के लिए दरवाजे की ओर छलांग लगाई, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। वहां अब केवल घड़ियों की एक अंतहीन दीवार थी। उसने देखा कि दीवार पर लगी एक बड़ी ग्रैंडफादर क्लॉक का पेंडुलम रुक गया था, और उस पर उसका अपना चेहरा उभर आया था। अचानक मिलर को समझ आया कि एलियस थॉर्न कोई मामूली घड़ीसाज नहीं था। वो एक समय चोर, टाइम थीफ था। उसने अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए ओकहेवन के सन्नाटे और लोगों की उम्र से सेकंड चुराए थे। और अब जब एलियास का अपना समय समाप्त हो गया, तो मशीन को एक नए ईंधन की जरूरत थी। अंतिम बलिदान की गूंज। तभी मिलर की नजर एलियास के पत्थर बन चुके शरीर के हाथ में दबी एक छोटी सी सुनहरी चाबी पर पड़ी। वो मास्टर की थी, पूरे तंत्र को रोकने का एकमात्र तरीका। मिलर ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और क्लारा को धक्का देकर उस पत्थर के शरीर की ओर झपटा। जैसे ही उसने चाबी को छुआ, पूरी दुकान में एक कानफोड़ू चीख गूंज उठी। ये चीख क्लारा की नहीं, बल्कि उन हजारों घंटों की थी जो एलियास ने चुराए थे। मिलर ने चाबी को क्लारा की गर्दन के पीछे बने उस निशान में डालने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि वहां कोई छेद नहीं था। वो निशान अब एक घड़ी के डायल में बदल चुका था, और उस पर सुइयां ठीक 12:05 पर थीं। जैसे ही वे 12:06 पर पहुंचती, मिलर का अस्तित्व हमेशा के लिए उस दुकान का हिस्सा बन जाता। उसने आखिरी क्षण में चाबी को क्लारा की गर्दन में नहीं, बल्कि फर्श पर मौजूद उस कब्र की तख्ती के छेद में घुमा दिया। अंत या नई शुरुआत। एक जोरदार धमाका हुआ, कांच टूटने की आवाजें आईं और हजारों घड़ियों के पुर्जे हवा में तैरने लगे। मिलर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया, तो सुबह की धूप दुकान की टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। दुकान खाली थी। न कोई घड़ी थी, न गियर, और न ही एलियास का पत्थर बना शरीर। मिलर अकेला फर्श पर पड़ा था। वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। गांव वाले उसे हैरानी से देख रहे थे। मिलर ने आईने में अपना चेहरा देखा और चीख पड़ा। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं। वो एक ही रात में बूढ़ा हो गया था। तभी भीड़ के बीच से एक छोटी लड़की गुजरी। उसने मिलर की ओर देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी। उसकी गर्दन के पीछे एक छोटा सा निशान था, और उसकी जेब से एक धीमी आवाज आ रही थी, टिक टिक टिक। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का एक और डरावना अंत लिखूं, जहां मिलर खुद एक घड़ी बन जाता है, या आप इसके पीछे के प्राचीन जादू के बारे में जानना चाहेंगे?